नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज सूबा बोलेगा में हम बात करेंगे कोरोना की दूसरी लहर भारी, वैक्सीन का काउंटडाउन जारी। तो ये हम क्यों कह रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर भारी है? जी हाँ, शुरुआत दिल्ली से कर रहे हैं। दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर गाजियाबाद प्रशासन भी अलर्ट है। जिलाधिकारी गाजियाबाद अजय शंकर पांडे ने वैवाहिक कार्यक्रमों को लेकर एडवाइजरी जारी की है, जिसके मुताबिक किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। जिलाधिकारी ने के न्यूज के माध्यम से अपील करते हुए कहा कि आम जन को शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। जहां तक संभव हो सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचें, एहतियात बरतें। के न्यूज के माध्यम से डीएम ने यह अपील की है। चलिए और अब चित्रकूट चलते हैं। चित्रकूट में कोरोना मरीज की एक्टिव संख्या 89 जा पहुंची है। यहां प्रतिदिन जिले में 1200 से 1500 माफ कीजिएगा जो जांच है भेजी जाती है। लेकिन गाजियाबाद के डीएम ने क्या कुछ कहा, जरा ये भी हम आपको दिखाते हैं। भर में अब शादियों का त्योहारी सीजन चल चुका है और उसको लेकर जो जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा निर्देश दिए गए थे कि 100 से ज़्यादा व्यक्तियों को प्रवेश नहीं होगा, तो इसी विषय पर लेकर हम बात करेंगे जिलाधिकारी गाजियाबाद श्री अजय शंकर पांडे जी से कि शादी विवाह को लेकर किस तरह की मॉनिटरिंग की जाएगी, किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे। सर देखिए, ऐसा है कि ये कोरोना के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि सामाजिक समारोहों में और शादी समारोहों में 100 से ज़्यादा की संख्या न इकट्ठी होने दी जाए। और ये जो लोग आयोजक हैं और जो लोग उसमें प्रतिभाग करने वाले लोग हैं, उनके हित के लिए है, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। और मुझे लगता है कि सभी कोरोना के संक्रमण की गंभीरता को समझ रहे हैं और जो ये आदेश निर्देश शासन के हैं, इसका पूरी तरह से पालन करेंगे। सर, यदि शादी विवाह में 100 से ज़्यादा लोग जुटते हैं तो उसको किस तरह से, उसको अगर पेनल्टी की बात करते हैं, किस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ होगी? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये उनके हित की बात है। और आप देखिए, लॉकडाउन लागू किया गया समय भी लोगों ने उसका जो निर्देश आदेश उसका पालन किया था। तो मुझे पूरा विश्वास है कि लोग इन आदेश निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेंगे। जिले की जो जनता है उससे अपील करते हुए कहा है कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जो आवश्यक ना हो तो जनता वहां पर ना जाए और वहीं जो सरकार के जो निर्देश है उनका पालन करे, मास्क का प्रयोग करे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। के न्यूज के लिए गाजियाबाद से जयवीर मावी। और चित्रकूट में कोरोना मरीजों की एक्टिव संख्या 89 है। यहां हर दिन जिले में 1200 से 1500 जांच भेजी जाती हैं। रिकवरी रेट 1.27 है और कुल 12 मरीजों की मृत्यु कोरोना से हुई है। बात करें जिला प्रशासन की, तो प्रशासन कोरोना के लिए लगातार उसके बचाव के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है। जिला अस्पताल में मरीजों के पहले कोरोना जांच की जाती है, उसके बाद ही अस्पताल में प्रवेश दिया जाता है। बदलते मौसम और नई गाइडलाइन के चलते प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती सामने आ रही है। आपको बता दें कि चित्रकूट एक धर्म नगरी है। यहाँ पर हर महीने अमावस्या मेला लगता है और अभी दिवाली में भी लाखों श्रद्धालु यहाँ आए थे। इसके चलते यहाँ के लोगों के अंदर कोरोना की दहशत साफ नजर आई है। जिनमें से काफ़ी कुछ डिस्चार्ज हुए हैं। 95%, 96% हमारी क्योर रेट है और अभी इसमें एक्टिव केस हमारे 87 हैं, जो लगातार कम होते जा रहे हैं। डेली प्रतिदिन करीब 5-7 से लेकर 10 तक केस निकल रहे हैं। अभी फिलहाल इस समय हमारे बढ़ने का ट्रेंड नहीं है, लेकिन हम लोग इसलिए पूरी तरह से सतर्क हैं, मुस्तैद हैं। तो कोरोना के कहर से कानपुर देहात भी अछूता नहीं रह गया। पिछले 3 दिनों में कानपुर देहात में 21 नए मरीज मिले हैं। वहीं एक कोरोना पीड़ित की मौत हुई है। जनपद में पिछले 3 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। कानपुर देहात में कुल मरीजों की संख्या 1596 पहुंच गई है। वहीं एक्टिव केसों की संख्या 91 पहुंच गई है। साथ ही कुल मौतों की संख्या अब 21 हो गई है। वहीं कोरोना से जंग जीतने वाले लोगों की संख्या 1484 हो गई है, जिसके बाद जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने स्वयं कमान संभाल ली है। जिलाधिकारी स्वयं बाजारों और प्रमुख कस्बों में निकलकर लोगों को कोरोना वायरस की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही लोगों को मास्क लगाने
और 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, ये बात कह रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना का कहर दोबारा से फिर से जारी हो गया है, दिल्ली और आज एमपी आज शहरों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते नजर। अगर हम कानपुर देहात की बात करें तो पिछले 36 घंटों में जो केसेस बढ़ के नजर आए और एक की मौत हुई है। यहाँ पर इस समय जो कानपुर देहात की अगर बात की जाए तो टोटल जो केसेस हैं 1596 है, जिसमें एक्टिव जो केस हैं वो 91 हैं और डेथ इस समय 21 लोगों की यहाँ कानपुर देहात में कोरोना से मौत हो चुकी है। ठीक जो रिकवरी रेट कानपुर देहात का 1484 मरीज अभी तक ठीक हुए हैं और इस पिछले 36 घंटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 21 केस बढ़ते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं लापरवाहियाँ जो हैं वो अब दिन पे दिन उजागर हो रही है, इसलिए कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। इस समय हम जिला अस्पताल में मौजूद हैं। यहाँ पर कोविड 11 का सेंटर बनाया गया। यहाँ जिला अस्पताल में आप देख सकते हैं भीड़ भाड़ भी है, लेकिन जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो बिना मास्क के दिख रहे हैं। आप हर एक तस्वीर देख सकते हैं, जितने भी लोग यहाँ खड़े बिना मास्क के ही आपको दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं जो लापरवाहियाँ वो नजर आ रही हैं, न 2 गज की दूरी न मास्क जरूरी, जो प्रधानमंत्री का जो संदेश है वो लोग लगातार इसको दोहराने के काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कानपुर देहात की जनता किस तरीके से जागरूक होगी और कब कोरोना से जीतने का काम होगा। मोहित कश्यप, के न्यूज, कानपुर देहात। तो देश में एक बार फिर से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से प्रदेश की सरकारें सोच में पड़ गई हैं और कोरोना बीमारी को रोकने के लिए लगातार कोविड जांच और मास्क लगाने पर जोर दे रही हैं। हमीरपुर जिला मुख्यालय के बस स्टैंड का जायजा के न्यूज संवाददाता मुकेश कुमार ने लिया, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि लोग किस तरह से अपने आप से खिलवाड़ कर रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं और प्रदेश के अन्य शहरों की हालत भी कुछ ऐसी ही है। देश में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से प्रदेश की सरकारें चिंतित हैं और बहुत सी सरकारों ने लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया है। और हम इस वक्त मौजूद हैं हमीरपुर जिला मुख्यालय के बस स्टैंड पे। आप मेरे पीछे नज़ारा देख सकते हैं कि ये हमीरपुर जिले का बस स्टैंड है मुख्यालय का, जहां पर देख सकते हैं किस तरीके से लोग ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना ही बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने जान से लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं। और लोग, अगर प्रशासन की बात की जाए तो हमीरपुर का जिला प्रशासन यहाँ बस स्टैंड पे नदारद है और लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, अपने साथ साथ जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और दूसरों के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। भैया ये बताइए, कोविड चल रहा है, बहुत से लोग मास्क नहीं लगाते, क्या कहेंगे आप? देखिए साहब, ऐसा है कि जिए तो जहान है। अगर जिंदगी अगर हमारी आपकी है तो बाल बच्चे हमारे सेफ है। मास्क लगाना चाहिए और हमारी सबसे ये अपील है कि मास्क लगाइए। मास्क लगाने में हमारा फायदा है और अगले आदमी का फायदा है। हो सकता है कि उसको हो, हमको ना हो सकता है कि हमारा हो, उसको ना हो, इसलिए सर। अच्छा, हमारे साथ और लोग, ये बताइए आप मास्क क्यों नहीं लगा के चल रहे जबकि कोरोना फैला हुआ, क्या कहेंगे? गलती हो गई, मास्क तो लगाना ही चाहिए। हाँ, लगाना जरूरी है, मास्क लगाना। अच्छा, जबकि आप देख रहे हैं कि बस स्टैंड पे, आप मेरे पीछे इधर कैमरा मैन तक दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरीके से यहाँ से लोग यात्रा करने के लिए निकले हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इधर देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, ना ही यहाँ पर मास्क लगाए। भैया ये बताइए, आपने मास्क क्यों नहीं लगाए? कोरोना हम डाले, क्या क्यों नहीं लगा रहे मास्क आप लोग? डाले। अच्छा, देखिए जैसा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं लगा रहे, लेकिन जब हम लोग उनसे बात करते हैं तो वो लोग मास्क लगाने के लिए तैयार होते हैं। कहीं ना कहीं हमीरपुर का जिला प्रशासन यहाँ पर जिस तरीके के यात्री आ रहे हैं, वो बहुत से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, ना ही मास्क लगा रहे हैं। हम सभी से अनुरोध भी करेंगे, अपील भी करेंगे, आप लोग मास्क लगाएं और कोरोना से बचाव करें। के न्यूज के लिए मुकेश कुमार, हमीरपुर। तो बीते 2 हफ्ते में फाइजर और बायोएनटेक और मॉडर्ना ने अपने कोविड वैक्सीन के बेहद सफल परीक्षण की घोषणा की है और अन्य वैक्सीन पर काम चल रहा है, जबकि तीसरी अहम ट्रायल बेल्जियम की कंपनी जॉनसन कर रही है और इस पर ब्रिटेन में अनुसंधान चल रहा है। फाइजर बायोएनटेक वो दवा कंपनी है जिसने सबसे पहले अपने वैक्सीन के परीक्षण के अंतिम चरण में होने की जानकारी साझा की है। इसके डेटा के मुताबिक ये वैक्सीन 90% लोगों को कोविड-19 महामारी होने से बचा सकती है। वहीं मॉडर्ना अपने वैक्सीन का परीक्षण अमेरिका में 30,000 लोगों पर कर रहा है। इसके मुताबिक ये वैक्सीन 94.5% लोगों को सुरक्षित कर सकता है। इस बीच स्पुतनिक वी नाम पर एक डेटा जारी किया गया है जो उत्साह बढ़ाने वाला है और तीसरे चरण के अंतिम परिणामों के मुताबिक फाइजर की वैक्सीन भी इसी चरण में है। रूसी शोधकर्ताओं ने बताया कि ये 92% तक कारगर है। फाइजर का मानना है
कि वो इस साल के अंत तक दुनिया भर में 5 करोड़ खुराक और 2021 के अंत तक लगभग 130 करोड़ खुराक की आपूर्ति करने में सक्षम होगी। ब्रिटेन मॉडर्ना के साथ भी बातचीत कर रहा है, लेकिन इसकी वैक्सीन बसंत से पहले उपलब्ध नहीं होगी। तो ये तस्वीर फिलहाल वैक्सीन को लेकर है। तो देश भर में जहां कोरोना ने एक तरफ जिंदगी की रफ्तार को कम कर दिया है, तो वहीं अब लोगों को राहत देने वाली खबर भी सामने आ रही है। कोरोना को मात देने के लिए कानपुर के मेडिकल कॉलेज की एक बड़ी उपलब्धि मिली है। रूस की कोरोना वैक्सीन के दूसरे तीसरे फेज के ट्रायलों के लिए देश भर में 12 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों की सूची में उत्तर प्रदेश में इकलौता कानपुर का जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज भी शामिल है। और इस पर खुशी जाहिर करते हुए जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्रचार ने बताया कि ट्रायल के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिल चुका है। वैक्सीन के फेज 2 और फेज 3 ट्रायल के अध्ययन के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी सहमति जताई है और दिसंबर के दूसरे सप्ताह से इसका ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। देश भर के 12 केंद्रों में इस पर शोध किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि 2 से 3 महीने के बाद ये वैक्सीन आप तक पहुंच जाएगी। वैक्सीन के लिए हमारी साइट सिलेक्शन जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा एक रेडी लैब है, रेडी लैब के द्वारा सिलेक्शन हुआ इस मेडिकल कॉलेज का। इस कॉलेज को DCGI, ये जो दिल्ली में है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, तो ये होपफुली दिसंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आएगी। इस पे हमारे यहाँ के 7 लोग की एक टीम बनी है जिनके द्वारा कोविड पेशेंट पर ट्रायल होगा। ट्रायल के बाद उसका रिजल्ट आएगा, उसके रिजल्ट के बाद फिर हम लोग इसको पब्लिकली उनको रिपोर्ट देंगे। कोरोना को मात देने के लिए कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। देश में रूस से आई वैक्सीन के ट्रायल के लिए 12 सेंटर बनाए गए हैं और इन सेंटरों में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज का नाम भी शामिल है। इस बात की खुशी स्वास्थ्य विभाग के प्रशासन में मची हुई है, जिसको लेकर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। प्राचार्य आरबी कमल का कहना है कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह से यह ट्रायल शुरू हो जाएगा और इस ट्रायल के लिए 7 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम भी गठित कर दी गई है। पूरा ट्रायल सीसीटीवी की निगरानी में किया जाएगा। कानपुर से कैमरा पर्सन मोहित गुप्ता के साथ सारिका गुप्ता, के न्यूज इंडिया। तो दिसंबर से दूसरा ट्रायल शुरू हो जाएगा। रूस की वैक्सीन 12 जगहों तक पहुंच चुकी है। कानपुर का जीएसवीएम भी उसमें एक है। दिसंबर की बात की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच कोरोना की दूसरी लहर है, जिससे बड़ी तादाद में जिसकी चपेट में लोग आ रहे हैं। बड़ी तादाद में लोगों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। आप सोचिए, जब पहला लॉकडाउन लगा था उस स्थिति में तमाम जो शादी या तमाम ऐसे कार्यक्रम थे जिनको आगे बढ़ाया गया और अब उसको लेकर भी गाइडलाइन आ गई है कि 100 से ज़्यादा लोग जो है वो शिरकत नहीं कर सकते हैं, उससे ज़्यादा के लोग जो है वो शिरकत नहीं कर सकते हैं। फिलहाल इन सब के बीच जैसा कि हमारे संवाददाताओं ने तमाम जगहों से के डीएम से भी बात करी और बस अड्डों की तस्वीर आपको दिखाई, शहरों की तस्वीर भी दिखाई, जहाँ पे आपने देखा कि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंस नहीं कर रहे हैं। और इसी सुबह बोलेगा के कार्यक्रम में जब हम कोरोना पे बात करते हैं तो बहुत से वो लोग भी आते हैं, कॉल करते हैं, जो ये कहते हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, कि ये अफवाह फैली हुई है और इससे आपको बचने की ज़रूरत है। नंबर्स माफ़ कीजिएगा लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, अपनी बात रख सकते हैं, हमसे साझा कर सकते हैं। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आरबी कमल, प्रचार है जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे वैक्सीन जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं उसको लेकर डॉक्टर साहब से सवाल करेंगे। सारिका गुप्ता हमारी संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ है, माफ़ कीजिएगा, और प्रफुल्ल एक दर्शक कानपुर से इस बीच हमारे साथ है। प्रफुल्ल अपनी बात को रखें। हेलो हेलो जी प्रफुल्ल जी बोले। हम ये बोल रहे हैं सर कि हम भी वैक्सीन में अपना सहयोग देना चाहते हैं। जी प्रफुल्ल जी एक बार फिर से दोहरा दीजिए, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आई। जो कि
में आ रही रैसा वाली, हाँ, रूस वाली, जी उसमें हम अपना सहयोग देना चाहते हैं, हम भी उसको टेस्टिंग में शामिल होना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। तो सहयोग देने की भी बात लोग कर रहे हैं, ट्रायल अपने ऊपर कराने की भी साफ तौर पे बात कर रहे हैं। और डॉक्टर आरबी कमल जी, आपने सुना होगा, प्रफुल्ल एक दर्शक जुड़े हुए थे, लेकिन इस वक्त हम सुबह बोलेगा कि कार्यक्रम में देश भी आपको सुन रहा है। मैं जानना चाहूँगा आपसे सर, एक तरफ तो कोरोना की दूसरी लहर है और एक तरफ वैक्सीन का इंतज़ार है, रूस की वैक्सीन आ गई है, इसके बारे में बताएं, ये किस तरह की वैक्सीन है, कब तक ये लोगों तक पहुँचेगी और मौजूदा स्थिति को आप किस तरह से देखते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। हेलो हेलो, अब मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? आवाज आ रही सर? आवाज आ रही है? जी बोलिए। हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही सर? की आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही है, बोल सकते हैं आप। इसलिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत जी जी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें सेलेक्ट किया। एक तो शायद डॉक्टर साहब तक मेरी आवाज़, डॉक्टर साहब मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी आप तो रख सकते हैं अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। हेलो जी डॉक्टर साहब आप बोल सकते हैं। जी 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 तो मैं बस चाहता हूँ कि सर, ये साइट सिलेक्शन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस कॉलेज का सिलेक्शन हुआ है और ये लैब दिल्ली में सेटल्ड है। रेडी लैब के द्वारा हमारा इस मेडिकल कॉलेज, जीएसवी मेडिकल कॉलेज को सेलेक्ट किया गया है और ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI के द्वारा सिलेक्ट हुआ है। यहाँ पर हमारे यहाँ दिसंबर के सेकेंड वीक तक शायद वैक्सीन का ट्रायल चालू हो जाएगा, जिसके लिए हमारे यहाँ 6 सदस्यीय एक टीम बनाई गई है। हमारे यहाँ के डॉक्टर्स हैं जो इस रिसर्च वैक्सीन के बारे में कार्य करेंगे और जैसे ये हमारा ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर साहब शायद मोबाइल या टीवी स्क्रीन पर हमें देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं डॉक्टर साहब, थोड़ा सा जो है कुछ सेकंड की वहाँ पे देरी लगेगी, तो आप सीधे हमसे मुखातिब होइए। मैं चाहूँगा कि उनको ये बात बताई जाए। फिलहाल सारिका गुप्ता हमारी संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सारिका, आपके पास क्या जानकारी है? कानपुर में कोरोना की स्थिति क्या इस वक्त चल रही है? किस तरह के संक्रमण के मामले निकल कर आ रहे हैं? और जब हम 12 जगहों की बात कर रहे हैं, उसमें से कानपुर GSVM में भी वो रूस की वैक्सीन पहुंची है, इसको लेकर क्या आप सारिका जानकारी आपके पास, बताएं। बिल्कुल, ये बता दें कि कानपुर शहर में भी त्यौहार के बाद बात करी जाए या फिर चुनावी जो इलेक्शन हुए उनके बाद की बात करी जाए तो यहाँ पर भी कोरोना का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है और यही वजह है कि लगभग 4 दिन से यहाँ पर जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो 100 के पार रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि यहाँ पर जो मृत्यु दर है वो अभी नहीं बढ़ी है, रोजाना 1 या फिर 0 ही उसकी जो संख्या है वो सामने आ रही है और उसको देखते हुए यहाँ पर प्रशासन चौकन्ना हो गया है। लगातार लोगों से मास्क की अपील करी जा रही है, मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है कि लोग जो है मास्क का दिन रात प्रयोग करें रात, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जो घरों से बाहर निकल रहे हैं वो मास्क जरूर लगाए रहे और जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं उनसे भारी जुर्माना भी वसूला जा रहा है। और यही वजह है कि प्रशासन बहुत सख्ती दिखा रहा है कि लोग जो है कोरोना के प्रति ढिलाई ना बरते और यही वजह है कि जो प्रशासन ने काफी नियम बना दिए हैं और उन्होंने कई चीजों में बदलाव कर दिए हैं, जैसे कि सामूहिक विवाह। क्या नियम बनाए गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर जो चेकिंग अभियान है वो शुरू कर दिया गया है IG और DIG के नेतृत्व में कि 30 दिन तक की लगातार हर चौराहे पर या फिर सड़कों के किनारे पुलिस जो है गश्त करेगी और लोगों से मास्क लगाने की अपील करेगी। जो मास्क नहीं लगाए होगा उनका भारी जुर्माना कर रही है। लगातार ये चीज देखने को भी मिल रही है। जो चौराहे हैं वहां पर पुलिस जो है तैनात कर दी गई है और उसके अलावा जो डॉक्टरी विभागों की बात करी जाए, स्वास्थ्य विभागों की, तो वो भी चौकन्ने हो चुके हैं। हॉस्पिटलों में जैसे कि रोजाना की तरीके मरीज आते थे, उनसे मरीजों से भी कह दिया गया, अनाउंसमेंट किया जा रहा है। झगड़कटी की बात करी जाए तो फिर जो रेलवे स्टेशन है या फिर जो फिर घंटाघर है के अलावा जो
बस स्टॉप है वहां पर भी अनाउंसमेंट किया जा रहा है माइक के द्वारा कि लोग जो है मास्क का प्रयोग करें और जरूरत पड़ने पे ही घरों से बाहर निकले। और यही अपील जो है चिकित्सा विभागों में भी किया जा रहा है। डॉक्टर जो है वो तो बरत ही रहे हैं सावधानी, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग हैं वो भी सावधानी बरते। काफी चीजें यहाँ पर बदली हैं और यही वजह है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा रही है। सारिका, 12 जगहों पर उसमें GSVM में भी जो है रूस की वैक्सीन पहुंची है, इसके ट्रायल को लेकर किस तरह की जानकारी मिल पा रही है, ये लोगों तक कब तक पहुंचेगी? आपकी भी डॉक्टर RB कमल जी से बात हुई होगी, वो क्या कुछ जानकारी दे पाए इस वैक्सीन के बारे में? क्योंकि अब सबकी निगाहें सारिका वैक्सीन पे टिकी हुई हैं। दूसरी लहर की चपेट में जिस तरह से बहुतायत में लोग आ रहे हैं और पिछले 5 से 6 दिनों का अगर हम आंकड़े निकाल लें तो जिस तरह से बढ़ोतरी कोरोना के संक्रमण में देखने को मिल रही है, तो इस वैक्सीन को लेकर किस तरह की जानकारी आपके पास है? आरिश, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं तो ये कहा जा सकता है कि थर्ड फेज का इशारा हो रहा है कानपुर शहर में, क्योंकि दिल्ली में थर्ड फेज के आसार दिखाई देने लगे थे और जो सीमावर्ती राज्य थे या जो जिले थे उनमें सावधानियां बरतना शुरू हो गई थी। इसी की वजह से यहाँ कानपुर शहर में भी जो थर्ड फेज का साया था वो मंडरा रहा था, लेकिन अब जो है ना ये साया को थमना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है ना काफी जागरूक दिख रहे हैं, मास्क का भी प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन बात वैक्सीन की करी जाए तो जब से देश के 12 जो ट्रायल के लिए रूस वैक्सीन ट्रायल के लिए 12 सेंटर बनाए गए थे और उसमें जो है कानपुर का इकलौता GSVM मेडिकल कॉलेज शामिल हुआ था, तो GSVM मेडिकल कॉलेज के जो प्राचार्य थे और ये जो वहाँ का प्रशासन था उनमें खुशी की लहर थी। और यही वजह है कि वो लोगों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। हालांकि जो सेकंड और थर्ड फेज का यहाँ पर ट्रायल होना है और इसकी बात भी सामने आई है कि दिसंबर के सेकंड वीक से यहाँ पर ट्रायल होना शुरू हो जाएगा और इसके लिए वीक से ट्रायल होना शुरू हो जाएगा। सारिका ये जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर साहब खुद जुड़ गए। डॉक्टर RB कमल प्रचार हैं GSVM मेडिकल कॉलेज से, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। सर मेरी माफ कीजिएगा, आवाज़ आप तक साफ पहुँच रही है? आवाज आ रही सर, आ रही है। सब क्या रूस की वैक्सीन के बारे में जो दिसंबर तक लोगों को उपलब्ध हो पाएगी, ये किस तरह की वैक्सीन है, क्या इसका ट्रायल हो चुका है, कितनी सुरक्षित ये है, किस तरह से मार्केट में आएगी, इसके बारे में क्या बता सकते हैं सर आप? सर नमस्कार सर, एक्चुअली इसके बारे में बताना चाहूंगा कि साइट सिलेक्शन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली में एक रेडी लैब है जिनके द्वारा हमारा GSVM मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट हुआ है। ये रिसर्च रेडी लैब जो है ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा गवर्न करती है और इसके परमिशन मिलने से ही इस जो रशियन वैक्सीन है जो रूस की, इस पे हम लोग यहाँ पे ट्रायल करेंगे। इसके आने के लिए लगभग जैसा अभी हमारे यहाँ जो 6 डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई है, टीम के आधार पर जो हमारे रिसर्च पर्सन रहेंगे उनकी लिस्ट बना के उन पे हम लोग यहाँ से सैंपलिंग करेंगे। सैंपलिंग करने के बाद हम ये सैंपल दिल्ली भेजेंगे। ये करीब 2 राउंड का ट्रायल चलेगा और 2 राउंड के बाद फिर इसके बारे में सारे बायोमेडिकल केमिकल पैरामीटर चेक किए जाएंगे कि हमारी बॉडी पे एंटीबॉडी कितना इफेक्ट डालती है, क्या करती है। तो मैं भी ये हमारे लिए और जनता के लिए एक आगे आने वाला बहुत शुभ संदेश होगा जब ये वैक्सीन हमारे यहाँ कारगर इस मरीजों पे सफल होगी। डॉक्टर साहब मैं आपके पास आऊंगा। नीतू जी लखनऊ से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। नीतू जी अपनी बात को रखें। जी हाँ, नमस्कार सर। जी नमस्कार, बोलिए नीतू जी। जब तक देखिए सर लॉकडाउन था तब तक सरकार और प्रशासन दोनों ही सैनिटाइजेशन भी करवा रहे थे, लोगों को एहतियात बरतने की सलाह भी दे रहे थे। लेकिन सर पिछले 3 महीने से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बिहार में चुनाव हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग सर कहाँ थी आप खुद बताइए, चैनल आपके ही दिखा रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में विजय समारोह मनाया, कितनी भीड़ थी। सर सारे नियम कानून क्या पब्लिक के लिए हैं क्या? और जब सब प्रधानमंत्री खुद ऐसा करते हैं तो पब्लिक से क्या उम्मीद करते हैं? और सर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस आज से खुल रहे हैं। अब ये बताइए सर, आप जो भीड़ देख रहे हैं कि लॉकडाउन अनलॉक कर करके जब इन्होंने खोल दिया है और लोगों को रोजी रोटी के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है, तो सर आप ये बताइए लोग या तो कोरोना से मर जाएं या तो फिर सर भूख से मर जाएगी पब्लिक, क्या करेगी, कहाँ जाएगी बताइए आप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीतू जी हमसे जुड़ने के लिए। जेपी इंदौर से एक दर्शक हमारे साथ है। जेपी जी अपनी बात को रखें। त्रिवेदी जी बोलिए।
ये सर अभी जो कोरोना के लिए मास्क पहनना जरूरी करा पुलिस ने, ये काम पहले से करते थे, इसमें कोरोना अभी तक नहीं बढ़ पाता क्या? ठीक है, देर आए दुरुस्त है, मगर अभी इसको सख्ती से पालन करना चाहिए। लोग बिल्कुल नहीं मान रहे, बाजारों में इतनी भीड़ है जैसे कोई कोरोना है ही नहीं है, तो केसेस तो बढ़ना ही है फिर। और मोदी जी क्या करेंगे इसमें है? अरे आप कमा रहे, खा रहे, रेडी लगा रहे, सब करे, मगर मास्क तो पहनिए, सैनिटाइजर कीजिए, डिस्टेंस बना के रखिए। दुकानों में देखो भीड़ किसके तरह की है, तो पब्लिक को समझना चाहिए ना कुछ तो। बहुत अच्छी बात जेपी त्रिवेदी साहब ने कही कि लोगों को समझना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, हमें हाथों को सैनिटाइज करना है। ये समझने की ज़रूरत है, जो बार बार लगातार हम भी कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करप्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। सीनियर IAS नवनीत सहगल जी हमारे साथ में है। चीन को टक्कर देने की बात थी, अपने माटी कला को बोर्ड बनाया था, क्या कहेंगे? ये देश के लिए और खासकर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। दिवाली पे हर साल उस अच्छी क्वालिटी की मूर्ति बनाएं कि लोगों को चाइना की मूर्ति याद ना रहे। एक बड़ी समस्या थी उत्तर प्रदेश में, बच्चों को सही समय पर यूनिफॉर्म नहीं मिल पाती। देखिए, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन वर्तमान सरकार ने किया है। चाइना में जिस तरह से क्राइसिस चल रहा है कोरोना का, उसके बाद से यूपी देश की ओर लोगों की निगाह है, उद्योगपतियों की। यूपी एक बड़ा हब बन रहा है, कहाँ तक पहुंची वो बात? नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर है, वहीं पर वैक्सीन का बेसब्री से इंतज़ार भी है। इसके बारे में डॉक्टर RB कंवल जी ने साफ तौर पर हमें बताया कि रूसी वैक्सीन के बारे में, जिसको ट्रायल के लिए दिल्ली भेजा जाएगा। डॉक्टर साहब, ये तो बात होगी रूसी वैक्सीन की, लेकिन भारत के अंदर भी सीरम इंस्टीट्यूट जो है वैक्सीन पे काम कर रहा है। इसके बारे में बात की जा रही थी कि हो सकता है कि जो है ये वैक्सीन आने वाले जनवरी फरवरी के आसपास मार्केट में आ सकती है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि भारत में जो वैक्सीन पे काम चल रहा है वो कहाँ तक पहुँचा है, वो ट्रायल कहाँ तक पहुँचा है, उसको लेकर कोई अपडेट सर? सर, अभी जो अपने इंडिया में जो ट्रायल चल रहे हैं
वो अभी हर रिसर्च सेंटर अपने अपने लैब से काम कर रहे हैं। अभी कंफर्मेशन तो नहीं कहीं से मिला है, और जो कंफर्मेशन आएगा तो अकॉर्डिंग पब्लिक के हिसाब से ही किया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से वैक्सीन को प्रोवाइड करवाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। तो सबसे पहला चैलेंज तो यही कि हमारा उसका सक्सेसफुल कितना परसेंटेज है, क्या है। इसके बाद हमारे जितने रिसर्च सेंटर है, वो चाहे ICMR हो, WHO, सभी लोग लगे हुए हैं, और उसी में हमारा एक ट्रायल ये जो कानपुर मेडिकल कॉलेज में ये भी चलेगा। इसके साथ ही थोड़ा पब्लिक को भी सपोर्ट करना चाहिए कि दिमाग में ये रहे कि अभी कोविड-19 गया नहीं है, कोविड-19 चल रहा है। जो प्रिकॉशन बताए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड वॉश, तो ये सब बहुत कड़ाई से होने चाहिए। हमको अपने आप को बचाना, यदि हम आपको बचा चलेंगे अपने को, तो हम दूसरे को सुरक्षित रख सकेंगे। जिस रूसी वैक्सीन की बात की जा रही है, इसका ट्रायल कब से शुरू हो जाएगा और ये ट्रायल कैसे होगा, और उस वैक्सीन के बारे में कितनी सुरक्षित है? क्योंकि तमाम वैक्सीनों के बारे में जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया और दर्शकों को ही बताया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका ट्रायल कब से शुरू होगा और कैसे शुरू होगा सर? सर अभी हमारा टेंटेटिव लगभग है, जो जैसे वहाँ से संकेत मिल रहे हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI से, कि मे भी सेकेंड वीक दिसंबर में हमारे यहाँ ट्रायल हो सकता है चालू हो जाए। तो अभी डेट फिक्स करना संभव नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लैब जो दिल्ली में सेटल्ड रेडी लैब के द्वारा हमारा ट्रायल चलेगा, और वहाँ से जैसे सिग्नल मिलेगा, हमारे जैसे वैक्सीन आएगी तो हम लोग ट्रायल शुरू कर देंगे। हमारे यहाँ लैब और हमारे यहाँ डॉक्टर्स, टेक्नीशियन सब पूरा रेडी है, तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग प्रिपरेशन कर चुके हैं इसमें। लेकिन मौजूदा वक्त में जो इस कोरोना की दूसरी लहर की बारे में हम बात कर रहे हैं, और हमारे साथ हमारी संवाददाता सारिका गुप्ता भी हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कितनी तैयारी है? बेडों की व्यवस्था की बात की जाए या फिर वेंटिलेटर की बात की जाए, क्योंकि तमाम जगहों से ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं, बेड्स कम पड़ जाते हैं, वेंटिलेटर्स कम पड़ जाते हैं, लोगों की मौतें होना शुरू हो जाती हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए हम कितना तैयार हैं? डॉक्टर आरबी कमल जी, मेरा सवाल अगर आप तक पहुंचा। सर हमारे पास मरीजों कोविड के दृष्टिगत रखते हुए हमारे पास इस समय 160 बेड का ICU पूरी फुल रेडी है, तैयार है, और हमारे पास मरीज भी बराबर आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोविड के पेशेंट नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे हर जगह जहाँ पे मरीज रखे गए, वेंटिलेटर के साथ सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन, मॉनिटर, बाईपैप, हर संसाधन हम लोगों ने जुटा लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें बहुत मतलब पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। हर तरीके से संसाधनों के लिए कोई कमी नहीं रखी जा रही है, और इसके लिए जो बजट हमने डिमांड की थी वो भी आ गई है। तो हमारी तरफ से तैयारी चल रही है, और जो मरीजों की रिक्वायरमेंट उसके लिए जो जरूरत पड़ती है वो टाइम टू टाइम हम लोग लेते रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास उमेश जैन, एक दर्शक इस बीच हमारे साथ है। उमेश जैन जी, अपनी बात को रखें। नमस्कार साहब जी। नमस्कार, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, ये कोरोना की दूसरी लहर का मेन कारण ये है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि कोरोना की दूसरी लहर का मेन कारण ये है कि जनता लापरवाह हो गई है। वो मास्क का प्रयोग नहीं कर रही है, सैनिटाइजेशन का प्रयोग नहीं कर रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग नहीं कर रही है, और गंगा स्नान के पर्व पर जनता को बाहर नहीं निकलना चाहिए, कम से कम निकलना चाहिए, क्योंकि आदमी का मन चंगा होता है तो कटौती में गंगा होती है ना। इसलिए कम से कम जनता को बाहर निकलना चाहिए गंगा स्नान के पर्व पर, जिससे कोरोना की दूसरी लहर भारी ना पड़े। ठीक है उमेश जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, अपनी बात रख सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर को आप अपनी लेकर बात रखिए, क्या सोचते हैं आप, और वैक्सीन को लेकर अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इस वक्त डॉक्टर आरबी कमल प्राचार्य हैं GSV मेडिकल कॉलेज के, वो भी इस वक्त हमारे साथ हैं, आप उनसे सवाल सीधे पूछ सकते हैं। फिलहाल सारिका, डॉक्टर साहब ने तैयारी की बात की, लेकिन आप रिपोर्टिंग करती हैं ज़मीनी स्तर पर, जो सरकारी अस्पताल हैं उनके अंदर आप गई होंगी, लोगों से आप मिली होंगी, कोविड वार्ड भी आपने देखा होगा, किस तरह की व्यवस्था आप देख रही हैं, किस तरह की तादाद में पेशेंट्स आ रहे हैं, उनके वहाँ पर किस तरह के इंतज़ाम किए गए, चाहे वो हम बेड्स की बात कर रहे हैं, चाहे वेंटिलेटर्स की बात कर लें, इसके बारे में बताएं सारिका।
बता दें कि कानपुर शहर की बात करी जाए तो यहाँ पर 4 बड़े सरकारी अस्पताल हैं और जिनमें से एक जो हैलट है तो उसके प्रिंसिपल हमारे साथ बैठे हुए हैं और उसके अलावा जो सीएमओ हैं वो देखते हैं बाकी 3 अस्पतालों को। तो वहाँ की जो व्यवस्था है हालांकि जैसी हैलट में है वैसी है और मरीजों को तो काफी सुविधाएं दी जा रही हैं क्योंकि कोविड में किसी को भी अंदर जाना अलाउ नहीं है इन वार्डों में। लेकिन जो मरीज वहां पर एडमिट है वो जब बाहर निकल कर आते हैं तो बताते हैं कि वहाँ की व्यवस्थाएं ठीक है। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है और कानपुर शहर में एक बड़ी कार्रवाई सीएमओ द्वारा करी जा रही है, जो प्राइवेट अस्पताल हैं उन पर जो लगाम कसी जा रही है उनकी मनमानी को रोकने के लिए, तो इसकी वजह से जो सरकारी अस्पताल है उन पर काफी प्रेशर पड़ चुका है। वहाँ के जो मरीज हैं वो उन अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और काफी क्रिटिकल हालत में पहुंचते हैं। तो एक ये बड़ा चैलेंज डॉक्टरों के लिए रहता है और उसके बावजूद भी यहाँ के डॉक्टर जो है वो मेहनत करते हैं और उन मरीजों की जान बचाते हैं। तो कानपुर में जो व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की बात करी जाए तो वो काफी हद तक ठीक हो चुकी हैं। लेकिन हाँ, जो नॉर्मल पेशेंट जाते हैं जैसे कि अगर किसी को और कोई दिक्कत हो रही है और वो उपचार कराना चाहता है तो उनको थोड़ी सी दिक्कत ये हो रही है कि वहाँ का जो स्टाफ है वो उनसे पहले पूछता है कि क्या आपने कोविड जांच कराई है, आपकी रिपोर्ट कैसी आई है, फिर उसके बाद ही वहाँ डॉक्टर के द्वारा ट्रीट कराया जाता है। डॉक्टर हालांकि उनको अपना नंबर दे देते हैं, वीडियो कॉल करके उनकी परेशानियां सुनते हैं, उनको दवाइयां भी मैसेज कर देते हैं। हालांकि लेकिन हर किसी के पास आज के समय में एंड्रॉइड फोन नहीं है। हालांकि फोन नंबर मिल जाएगा लेकिन एंड्रॉइड फोन नहीं, और ऐसी सुविधाओं से तो काफी दिक्कतें भी हो रही हैं। ठीक है, आप बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। अकरम जी अपनी बात को रखें। अकरम जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी सर, पहुंच रही है। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बोलिए सर। हम ये महमूदपुर कलियर शरीफ से बोल रहे थे, रुड़की से। हेलो। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कह रहे थे कि हम महमूदपुर कलियर शरीफ से बोल रहे हैं, रुड़की से। हम ये कह रहे थे अगर ये डोर टू डोर थोड़ा जागरूक किया जाए तो जनता में जो है ज्यादा जागरूकता आएगी और इससे जो है थोड़े संक्रमण जो फैल रहा है इसमें रुकावट भी आएगी। अगर इस पर जो थोड़ा सा कार्यक्रम पोलियो की तरह बनाया जाए तो देश भर के लिए ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा कोई कार्यक्रम हमारे देश में नहीं है क्या? अच्छी बात। हेलो साहब, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं और जागरूकता बहुत ज़रूरी है, ये बात अकरम ने बहुत अच्छी कही और लोग को जागरूक भी होना चाहिए। लेकिन लोग सब कुछ देख रहे हैं बड़ी तादाद में, लेकिन उसके बावजूद भी वो उन चीज़ों को मानने को तैयार नहीं है। डॉक्टर आरबी कमल जी भी हमारे साथ। आरबी कमल जी, आपने बताया, जैसा कि सारिका ने बताया, बेड्स की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, भगवान ना करे कि अगर आपात स्थिति आ जाए, इस तरह से हम दूसरे मुल्कों में हमने देखा, दिल्ली में भी हम देख रहे हैं कि स्थिति किस तरह से बिगड़ रही है। अगर वो स्थिति भगवान न करे यहाँ पे बन जाए, उस स्थिति में हमारे पास बैकअप में क्या है, विकल्प के तौर पे हम क्या किस तरह की तैयारियां हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, हमारे पास हम लोगों ने एक कैटेगराइज किया माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। जो हमारे पास माइल्ड केसेस आते हैं उनको हम, एक हमारी मैटरनिटी विंग है जो लगभग 140 बेड की है, हम स्टार्टिंग मरीजों को वहाँ देखते हैं, रखते हैं, वहाँ सारा ट्रीटमेंट जांच करवा के चालू कर देते हैं। जो डायरेक्ट पेशेंट आते हैं बहुत सीरियस होते हैं उनको सीधे आईसीयू में ले लेते हैं। आईसीयू हमारी अलग टीम लगी है, वो आईसीयू में और सारे स्पेशलिस्ट हैं, सारे सिस्टम लगे हुए हैं, इन्वेस्टिगेटिव टीम लगी है वहीं। जी डॉक्टर साहब बोलिए, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? ठीक को देखते हुए और डॉक्टर साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, शायद डॉक्टर साहब तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूँगा कि उनकी आवाज़ को दुरुस्त किया जाए। फिलहाल सारिका, जिस हम दूसरी लहर की बात कर रहे हैं और दूसरी लहर से ज़्यादा की तस्वीर साफ तौर पे देखने को मिल रही है, लेकिन सारिका मौजूदा वक्त में जिस तरह का मैंने सवाल अभी डॉक्टर साहब से किया कि भगवान ना करे अगर आपात स्थिति आ जाए तो हमारे पास विकल्प क्या है, हमने उस स्थिति से निपटने के लिए क्या तैयारी की है, इसके बारे में क्या आपकी किसी से बात हुई, सीएमओ से या किसी अधिकारी से? वहाँ से क्या जवाब आया? देखिए, जितने भी यहाँ पर निर्धारित बेड है अगर वो फुल हो जाते हैं तो हैलट में ही लगभग उसी की दोगुनी संख्या का एक आइसोलेट तैयार कर दिया गया है।
और उसमें भी अगर जरूरत पड़ेगी तो उसे ओपन कर दिया जाएगा। जो कोरोना के स्टार्टिंग में जिन केंद्रों को बनाया गया था कि यहाँ पर लोग आइसोलेट हो सकते हैं, यहाँ पर उपचार किया जा सकता है, उन केंद्रों को भी ओपन कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो प्रशासन है वो भी तैयारियां अपनी शुरू कर चुका है। जैसे कि जो रैन बसेरे हैं उनको भी सैनिटाइज करके खोल दिया गया है कि अगर लोग बाहर ना घूमने, उसकी जगह वहां पर जाकर रह सकते हैं। और अगर उनको कोई दिक्कत हो रही है तो फिर वहां पर एक नंबर दे दिया गया है कंट्रोल रूम का कि उसमें कंप्लेन कर सकते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है उसके अलावा वो कंप्लेन कर सकते हैं। लगातार जो कंट्रोल रूम नंबर है वो सभी जगह लिख दिए गए हैं। उसके अलावा अगर कोई अस्पतालों में जाता तो अस्पतालों में भी अपॉइंटमेंट लेना होता। अब ये सिस्टम हो गया है कानपुर के अस्पतालों का कि अगर किसी मरीज को इमरजेंसी ना हो और अगर वो हॉस्पिटल का रुख करना चाहता है तो वो एक दिन पहले वहां पर फोन करके अपॉइंटमेंट ले सकता है और उसको टाइम बता दिया जाएगा। उसके बाद वो वहां पर अपना उपचार करा सकता है। और यही वजह है कि जितने भी हॉस्पिटल है सभी में एक बैनर लगा दिया गया है, सारे विशेषज्ञों के नाम और नंबर लिख दिए गए हैं कि किसी भी समय में अगर किसी को कोई जरूरत पड़े तो वो उन नंबरों पर कॉल करके बात कर सकता है। और सभी के सीयूजी नंबर भी ऑन रहेंगे, ऐसा भी प्रशासन से एक निर्देश जारी हो। इस पर भी सवाल का जवाब लूंगा। फिलहाल सर्वेंद्र एक दर्शक इस बीच हमारे साथ है। सर्वेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अपनी बात को रखें। जी, मेरा सवाल ये है कि आप लोग दर्शा रहे हैं कि 1 अप्रैल से जो है ट्रायल शुरू हो जाएगा और दवाई जो है वैक्सीन मार्च में मिल पाएगी। ये मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कोरोना के बारे में। ठीक है सर्वे जी, आपको बता दें रूस की बनी वैक्सीन 12 सेंटरों में पहुंची है। उसमें से एक सेंटर कानपुर में भी है जहां पर वो वैक्सीन आई है। दिल्ली ट्रायल होने के लिए जाएगी और उसके बाद जैसा कि डॉक्टर साहब थोड़ी देर पहले आरबी कमल जी कह रहे थे कि वो वैक्सीन दिसंबर या जनवरी के आसपास तक आ सकती है। इसके अलावा भारत की कई कंपनी भी वैक्सीन में आपको बता दें लगी हुई हैं और कोशिश ये है कि वो भी जनवरी फरवरी के आसपास तक वो वैक्सीन आ जाए। फिलहाल वैक्सीन को लेकर ये जानकारी मिल पा रही है। ये वैक्सीन कितनी सुरक्षित होंगी उसके बारे में जल्द ही वो भी जानकारी मिलेगी। लेकिन सारिका, आपने नंबरों की बात करी, ये नंबर बहुत जगह चिपका दिए जाते हैं दीवालों पर, फला अधिकारी के नंबर, उनके अधिकारी के नंबर, लेकिन ये नंबर आखिर काम कितना करते हैं? सवाल सबसे बड़ा ये है। हमने भी सीओजी नंबर, टोल फ्री नंबर बहुत देखे, लेकिन लोगों को हमने देखा बड़ी तादाद में परेशान। क्या आपने नंबरों पे एक बार कॉल करी, चेक किया, रियलिटी चेक करके देखा कि नंबर की स्थिति क्या है, ये नंबर सही जगह लग भी रहे हैं, किसी से बात भी हो रही है, कोई उठा भी रहा है, मदद भी कोई कर रहा है, या बस हवाई बातें? देखिए, अभी अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जब से ये सीएम का आदेश आया है कि सारे अधिकारी जो है वो सीयूजी नंबर का यूज करेंगे और जनता से डायरेक्ट कनेक्ट होंगे और अपना सीयूजी नंबर खुद ही उठाएंगे। हालांकि ये अधिकारी को ऐसा करना मुमकिन नहीं हो सकता क्योंकि उनकी मीटिंगें लगी होती हैं, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जाना होता है, लगातार शासन से भी उनको कनेक्ट रहना पड़ता है इसलिए। लेकिन हाँ, कार्यालयों में ऐसा कर दिया गया कि उनके जो पीए हैं वो उन नंबरों को उठाते हैं, जनता की शिकायतें सुनते हैं और फिर उस नंबरों को सेव कर लिया जाता है, उनकी शिकायतों को नोट कर लिया जाता है। उसके बाद डिस्कशन करने के बाद उनको कॉल बैक करी जाती है। ऐसा तो मैंने कई बार देखा है यहाँ पर। हालांकि ये कल भी हुआ था मेरे सामने। और अब जो स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो जो डॉक्टर है अगर वो ऑपरेशन थिएटर में है तो फिर ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर आम जनता जब फोन करती है तो कई बार लाइन भी डिस्कनेक्ट हो जाती है या मिसमैच भी हो जाती है, तो ये समस्याएं आती हैं। लेकिन सभी के साथ ऐसा हो ये कानपुर में अभी इस समय मुमकिन नहीं है। लोगों से आपकी बात हुई कि सारिका, जब आप सरकारी अस्पतालों में पहुंची, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस तैयारियों के बारे में, इन व्यवस्थाओं के बारे में? क्योंकि संक्रमण बढ़ रहा है और बढ़ने के साथ साथ अब संक्रमण जो है जिससे डर भी लग रहा है। डर इस बात से लग रहा है कि लोग कोरोना को लेकर अब उस हद तक सीरियस नहीं है जितना पहले नज़र आते थे। उस स्थिति एक तरफ ये स्थिति है, तो लोग क्या सोच रहे हैं? लोगों से आपकी बात हुई है, वो क्या कह रहे हैं? आरिफ, बिल्कुल, जब मैं निकलती हूँ तो मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करती हूँ तो जाहिर सी बात है कि मैं तरह तरह के क्षेत्रों में जाती हूँ और काफी लोगों से भी मिलती हूँ। तो यही वजह रहती है, काफी लोग ऐसे होते हैं जो अवेयर हैं, जो जानते हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना अभी है तो कोरोना के नियमों को मानते हैं। लेकिन काफी लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना के नियमों को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं और उनसे जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि कोरोना है ही नहीं। अजीब से जवाब देते हैं वो। उनका कहना होता है कि अगर कोरोना है तो फिर कहाँ है, कोई क्यों नहीं इससे ग्रसित हो रहा है। हालांकि सिर्फ स्वास्थ्य महकमा या फिर जो राजनीति है वो इस तरीके से फैलाई जा रही है कि लोग डरे, लेकिन ऐसा नहीं है। कोरोना वाकई में है
और उसका असर भी लगातार दिखाई दे रहा है और लोगों को बस जरूरत है तो अवेयरनेस होने की। लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है, जिसके बारे में हम लगातार बात भी कर रहे हैं, क्योंकि जो स्थिति जिस तरह से बिगड़ रही है। और सारिका, इस बीच क्योंकि शादियों का वक्त है, लेकिन इस बीच नियम और गाइडलाइंस भी हैं। मैं आऊँगा इस सवाल पर भी, लेकिन साफ तौर पे वैक्सीन के बारे में, जैसे कि आपने बखूबी जाना, एक रूसी, और इस बीच एक कोरोना को लेकर इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको महाराष्ट्र से बताने जा रहे हैं। कोरोना पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान, बिना कोरोना रिपोर्ट के महाराष्ट्र में एंट्री बैन है। महाराष्ट्र आने से पहले दिखानी होगी रिपोर्ट, बड़ी खबर इस वक्त। नंबर्स भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप बात अपनी रख सकते हैं, नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही मिलेगी एंट्री। और कोरोना पर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा ऐलान माफ कीजिएगा कर दिया है, बिना कोरोना रिपोर्ट के महाराष्ट्र में एंट्री बैन। आने से पहले जांच रिपोर्ट दिखानी होगी, नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही महाराष्ट्र में एंट्री मिलेगी, नहीं तो महाराष्ट्र में एंट्री नहीं मिल सकती। कोरोना का संक्रमण के मामले जिस तरह से रफ्तार पकड़ रहे हैं, नई गाइडलाइंस आना अब शुरू हो रही हैं। इसके बारे में लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं, इसके बारे में लगातार हम आपको बता भी रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र से। वैक्सीन का इंतजार पूरे भारत को है। इसके बारे में डॉक्टर आरबी कमल थोड़ी देर पहले हमें बता भी रहे थे। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो महाराष्ट्र में आपने देखा, जैसा कि नया नियम, नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अगर आपको जांच कराएंगे तभी महाराष्ट्र में एंट्री साफ तौर पर मिल सकती है। और डॉक्टर आरबी कमल जी भी हमारे साथ हैं। आरबी कमल जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी। अब मैं चाहूँगा कि उस सवाल का जवाब दें, विकल्प के तौर पे आपात स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, कितना बेहतर कर सकते हैं, किस तरह के कदम उठाने की तैयारी हमने पहले से कर रखी है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हम ये जनता से कहेंगे, अगर आप जनता कोई प्रॉब्लम होती है, सर्दी जुकाम खांसी हेडेक वोमिटिंग किसी टाइप की दिक्कत होती है, चेस्ट पेन हाईनेस, तो तुरंत उसमें लापरवाही नहीं करनी, जांच करवा के और डॉक्टर से सलाह लेनी है। यदि कहीं दिक्कत होती है तो तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट जाना है। होता क्या है, इस बीमारी में पता नहीं चलता, 4-5 दिन हम लोग घर में काट लेते हैं और जैसे ही लंग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, फिर मरीज को बचाने में हम लोग को बहुत दिक्कतें आती हैं। दवाइयाँ जो आज चल रही है, वो चाहे गवर्नमेंट के द्वारा सप्लाई की गई रेमडेसिविर हो, सिम्टोमेटिक हो, सारी दवाइयाँ चलाई जा रही है, सारी दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है सरकार की तरफ से। बस मरीज को केवल हॉस्पिटल में आना है। हम लोगों की तरफ से पूरी तैयारियां हैं। हमारे ये देखते हुए कि हो सकता है सेकेंड पीक आ जाए, जैसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है, हमने 120 बेड अलग से रिजर्व कर रखे हैं, जो अगर मरीज आते भी इस टाइम हमारे लिए चैलेंज आता है तो हम उन वार्डों में शिफ्ट कर लेंगे। तो पहले अभी तक हम लोगों ने 5-6 महीने फेस किया है लास्ट, उसको देखते हुए हमारी तरफ से पूरी तैयारियां हैं, सारी दवाइयां हैं और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, किसी प्रकार की अभी दिक्कत नहीं हो रही है। और इस टाइप का चैलेंज आता है तो उसको हम बखूबी निखारने में और ट्रीटमेंट करने में सक्षम हैं। तो अब डॉक्टर साहब, ये भी मैं चाहूँगा कि जो संक्रमित लोग हो रहे हैं वो किस स्थिति में जो है वो अस्पताल की तरफ रुख करें, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जिस तरह के संक्रमण के जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं, होम क्वारंटीन की बात भी कई जगहों पर की जाती है, लेकिन वो स्थिति कौन सी थी जिसमें आपको अब हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है और उसके लिए क्या वो कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जैसे अगर आपको फीवर आता है, किसी को भी फीवर आता है, टेम्परेचर बढ़ता है और सैचुरेशन आज की डेट में हर घर में पल्स ऑक्सीमीटर होंगे, तो सैचुरेशन देखते रहें और टेम्परेचर अगर बढ़ता है, कांस्टेंट रहता है,
तो ऐसी स्थिति में तुरंत ही जांच करा के अस्पताल में चले जाना है। होता कि इसमें टेम्परेचर के साथ साथ सैचुरेशन डाउन होने लगती है। डाउन होते होते जैसे लंग्स इन्वॉल्व होता है तो उनको सांस लेने में दिक्कत, प्रॉब्लम आने लगती है। फिर वही दवाइयां ज्यादा नंबर ऑफ डोज ज्यादा चलती है। तो सावधानी के तौर पे हमको अपने बॉडी का टेम्परेचर और ऑक्सीजन सैचुरेशन ये हमेशा मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। घर पे भी रहें, ठंडी चीज से अवॉइड करना है, ठंडी फ्रिज की चीजें बिल्कुल नहीं खानी पीनी है। और अगर किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर की सलाह लेके जांच कराकर तुरंत हॉस्पिटलाइज होना है। सरकारी अस्पतालों में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जो कोरोना से रिलेटेड दवाइयां हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। हम ये भी नहीं कहते कि आप प्राइवेट नर्सिंग होम की तरफ मूव करें या आपको कहे कि मेरे पास पैसा नहीं इसलिए हम घर पड़े रहे। आपके पास सरकारी अस्पतालों के दरवाजे खुले हैं, डॉक्टर 24 घंटे अवेलेबल है और कोई दिक्कत आती है तो वहां पर आपकी टेस्टिंग भी हो जाएगी और अगर जरूरत लगती है कि आपको कोविड पॉजिटिव है तो ट्रीटमेंट फ्री हो जाएगा वहां पर। तो इसमें किसी प्रकार की सावधानी बरतनी है, लापरवाही नहीं बरतनी है। लापरवाही नहीं बरतनी है। डॉक्टर आरबी कमल प्रचार हैं जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के, आपको आश्वस्त कर रहे हैं घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन सारिका गुप्ता, पिछले 24 घंटे में संक्रमण की मामले किस तरह से आए हैं, कितनी मौतें हुई हैं, इसके बारे में अपडेट करिए। सारिका आप तक पहुंच रही है? जी आरिश, आप अपना सवाल फिर से करें। 24 घंटे के अंदर कोरोना संक्रमण के कानपुर शहर में कितने मामले हैं, कितनी मौतें हुई हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, अगर 4 दिन की बात पर जो आंकड़ा रहा है वो 100 के पार रहा है और अभी 24 घंटे 111 मरीज आए थे और लगभग 2 लोगों की मौत हुई थी। उससे पहले बात करी जाए तो 139 मरीज निकले थे, लेकिन शून्य मौत का जो आंकड़ा था वो शून्य था। और उससे पहले की भी बात करी जाए तो 122 मरीज निकले थे। मतलब 4 दिन में लगातार जो 100 का आंकड़ा है वो पार हो रहा है, लेकिन जो मौत का रेट है, रेशियो है, वो कम ही रहा है। हालांकि 0 रहा है या फिर 1 या 2 फिर रहा है। तो साफ तौर पे 1 या 2 का जो है मौतें जो रेशियो चल रहा है। लेकिन मैं इस बीच डॉक्टर आरबी कमल जी, क्या संदेश आप देश की जनता को इस वक्त देना चाहेंगे, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि लोग लापरवाही बहुत कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं। बहुत से ऐसे लोगों को तो लग रहा है कि कोरोना नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ये एक अफवाह है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम तो सबसे पहले सारिका आपके पास है। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल। जी डॉक्टर साहब बोलिए। जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां पर नंबर बताए थे। सारिका मैं आऊंगा, डॉक्टर साहब की बात को पहले मुकम्मल है। डॉक्टर साहब बोलिए। सर, उसके बारे में भी बताएं ताकि लोग ज्यादा संख्या में अस्पतालों पर ना पहुंचे, उन फोन नंबरों पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट लेकर ही जाएं। जी डॉक्टर साहब बोलिए। मैं तो जनता से अपील कर रहा हूँ जी, जनता से अपील चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल दे कोविड नहीं है, चला गया। कोरोना वायरस चल रहा है और कोविड अभी है। जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर उनको सर्दी जुकाम बुखार खांसी आता है तो तुरंत वो सरकारी अस्पताल तक जाए। हमने अपने हॉस्पिटल की तरफ से हर विभाग के नंबर डिस्प्ले कर रखे, पेपर में, न्यूज़पेपर में नंबर डिस्प्ले, आप उनसे अपॉइंटमेंट ले लें। और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमारे, और अगर प्री अपॉइंटमेंट नहीं है और अगर वो आ जाते हैं तो उनको भी देखा जाता है। क्या जैसे प्रॉब्लम आती है तुरंत नहीं है, घर पे नहीं लेटना है, होम आइसोलेशन नहीं होना है, आपको हॉस्पिटल की तरफ जाना है। आप सरकारी अस्पताल जाइए, आपकी जांच फ्री हो जाएगी, आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा और सभी सुविधाएं वहां मिलेगी। ये अगर आप घर में फीवर आया, सैचुरेशन कम हो रहा, घर में लेटे रहे और ये वाच कर रहे हैं कि नहीं जब दिक्कत होगी तब जाएंगे, वही हमारे लिए खतरा हो जाता है। तो जनता से मैं यही चाहता हूँ, एक तो मास्क का 100% प्रयोग करें। यदि मास्क लगाए तो ये बीमारी दूर रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का भीड़ भाड़ एरिया में बिल्कुल नहीं जाए। ये कोविड अभी न गया है, न अभी ये उम्मीद है कि इतनी जल्दी जा रहा है। हमें केवल प्रिकॉशन लेने हैं और सावधानियां बरतनी, उसी से हम इस कोविड को दूर कर सकते हैं, अपने को बचा सकते हैं। अपने कई सावधानियां बरतनी है, हमें एहतियात बरतना है। कोरोना कहीं गया नहीं है, कोरोना है, ये इस बात को बिल्कुल जहन में रखना है। फिलहाल डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सारिका आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये स्थिति है वैक्सीन को लेकर, जैसा कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी की बात की जा रही है, लेकिन इस बीच बहुत कुछ है जो आप पर है और हम पे है। एहतियात बरतनी है, तभी कोरोना से बचा जा सकता है। सुबह बोलेगा मैं इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।